एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ताकत के चरम पर था और एक ऐसी आवाम जिसे सब्र की आखिरी हद तक धकेल दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे उस मिट्टी की जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत की। ये कहानी है भारत के किसान आंदोलनों की, पूरे 100 साल तक चले एक जबरदस्त विद्रोह की। तो आखिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने बगावत की इस आग को पूरे 100 साल तक जलाए रखा। ऐसी क्या वजह थी कि खेतों में हल चलाने वाले हाथों को हथियार उठाने पड़ गए। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे असाधारण लोगों से जिनके हौसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये वो नाम हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और ये कहानी सिर्फ लोगों की नहीं, उन जड़ों की भी है जो सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं रहे बल्कि बगावत की धधकती ज्वाला का सेंटर बन गए। और आखिर में ये कहानी है उन सिस्टम्स की, उन दमनकारी व्यवस्थाओं की जिनके अन्याय के खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। और इनमें सबसे बड़ी थी जमींदारी प्रथा, जहां जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे और उनकी जमीन पर कब्जा रखते थे। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं थी। जैसा कि यह नक्शा दिखा रहा है, विद्रोह की ये आग पूरे देश में फैल चुकी थी। संबलपुर से लेकर बंगाल तक और पंजाब से लेकर बिहार तक हर जगह किसानों का गुस्सा उबल रहा था। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि विद्रोह की पहली चिंगारियां कहां से उठीं, फिर 19वीं और 20वीं सदी के बड़े आंदोलनों, उनके लीडर्स और वजहों को समझेंगे। एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब का महत्व क्या है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से। ये वो दौर था जब बगावत की पहली चिंगारियां उठ रही थीं। हाँ, ये शुरुआती विद्रोह अक्सर लोकल मुद्दों पर थे, लेकिन इन्होंने आने वाले बड़े आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी। सबसे पहले बात करते हैं 1840 के संबलपुर विद्रोह की। इसके लीडर थे सुरेंद्र साई। और जानते हैं इसकी दिलचस्प बात क्या थी? ये विद्रोह सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को एक चुनौती था, क्योंकि ये उनके इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी के खिलाफ था। अच्छा ठीक, उसी साल पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। इसके नेता थे भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह। लेकिन इसका मकसद थोड़ा अलग था। ये विद्रोह सिख धर्म में जो गलत प्रथाएं और भ्रष्टाचार आ गया था उसे खत्म करने के लिए था। तो एक तरह से ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1873 के पाबना किसान विद्रोह पर। यह विद्रोह जमींदारों के जुल्म के खिलाफ एक सीधी आवाज थी और इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास करना पड़ा। इससे किसानों को एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली। तो ये तो थी 19वीं सदी की बात। अब कहानी पहुंचती है 20वीं सदी में। इस दौर के आंदोलन कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे और धीरे धीरे ये देश के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ते चले गए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह शायद सबसे मशहूर आंदोलनों में से एक। बिहार में हुए इस आंदोलन को लीड किया था गांधी जी ने, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूरोपीय नील बागान मालिकों का थोपा हुआ तिनखटिया सिस्टम। पर सवाल यह है कि यह तिनखटिया सिस्टम आखिर था क्या? तो देखिए, तिनकठिया सिस्टम सीधी सीधी एक जबरदस्ती वाली व्यवस्था थी। मतलब इसमें किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी ही जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करे, और इसका सारा का सारा फायदा यूरोपीय बागान मालिकों को जाता था, जबकि किसानों के हिस्से में आता था सिर्फ शोषण। चंपारण के ठीक अगले ही साल 1918 में गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में खेड़ा सत्याग्रह की कमान संभाली। इस बार मुद्दा था लगान। हुआ ये था कि फसलें खराब हो गई थी, लेकिन सरकार किसानों की लगान माफी की अपील को लगातार नजरअंदाज कर रही थी। इसी के खिलाफ यह आंदोलन खड़ा हुआ। और फिर आता है 1928 का बारदोली सत्याग्रह, जिसे लीड किया वल्लभ भाई पटेल ने। यहां तो मुद्दा और भी साफ था। सरकार ने लगान में 1-2% नहीं, सीधे 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। जाहिर है, इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बारदोली के किसान उठ खड़े हुए। तो चलिए अब जरा इन आंदोलनों के पीछे जो हीरो थे, जो लीडर्स थे और उनके मकसद क्या थे, उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे प्रतिरोध को एक दिशा दी। जैसा कि हमने पहले बात की, सुरेंद्र साई ने संबलपुर विद्रोह को लीड किया। उनका मकसद एकदम साफ था, अपने स्थानीय मामलों में ब्रिटिश दखलंदाजी का विरोध करना, यानी ये अपनी स्वायत्तता की लड़ाई थी। और फिर गांधी जी, वो तो किसान आंदोलनों का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे। चंपारण में उन्होंने शोषण करने वाली नील की खेती का विरोध किया और खेड़ा में अन्यायपूर्ण लगान के खिलाफ आवाज उठाई।
असल में उन्होंने किसानों के लोकल मुद्दों को एक नेशनल मुद्दा बना दिया। चलिए अब फटाफट से कुछ जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्विक रिकैप हो जाएगा। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1840 में कूका विद्रोह, 1873 में पाबना विद्रोह, फिर 1917 में चंपारण, 1928 में बारदोली सत्याग्रह और 1946 में तेभागा आंदोलन। ये क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सभी विद्रोहों के कारणों को एक साथ देखें तो उन्हें हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। कुछ विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ थे, जैसे दखलंदाजी या लगान। कुछ जमींदारी सिस्टम के शोषण के खिलाफ थे। कई किसानों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए थे। कुछ तिनकठिया जैसी खास प्रथाओं के खिलाफ थे, और जैसा हमने देखा, कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए भी थे। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इन सभी आंदोलनों का सार क्या था और हमारे इतिहास में इनकी असली अहमियत क्या है? देखिए, इन आंदोलनों का जो सफ़र था उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। शुरुआत हुई छोटे छोटे स्थानीय विरोधों से, जो किसी खास लोकल परेशानी को लेकर होते थे। फिर ये एक संगठित प्रतिरोध में बदले, जहां एक साफ लीडरशिप और क्लियर मांगे थीं। और आखिर में ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर बहुत ताकत मिली। तो आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये हमारे आज को समझने की एक चाबी है। इन किसान आंदोलनों ने न सिर्फ भारत की आज़ादी की नींव को मजबूत किया, बल्कि ये आज भी अधिकारों की हर लड़ाई को प्रेरणा देते हैं। ये प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए आप तक बेहतरीन अध्ययन सामग्री पहुंचाएं। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।